नमस्कार दोस्तों, वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे साइबर अटैक मूनलाइट मेज 1998 के केस के बारे में। दुनिया के पहले बड़े स्टेट स्पॉन्सर साइबर स्पाइंग अंडरकवर ऑपरेशन की ये एक बहुत रहस्यमय कहानी है। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को अपने नेटवर्क लॉग्स में कुछ अजीब दिखाई देता है। कोई अननोन यूजर उन सिस्टम के अंदर मौजूद था, जिन्हें दुनिया की सबसे सुरक्षित मिलिट्री नेटवर्क में गिना जाता था। शुरुआत में यही एक सामान्य इंट्रूशन जैसा लग रहा था। शायद कोई हैकर, शायद कोई स्क्रिप्ट किडर, शायद किसी यूनिवर्सिटी नेटवर्क से कोई घुसपैठिया अंदर आ चुका था। लेकिन अगले कुछ दिनों में इन्वेस्टिगेटर ने जो देखा, उसने पूरी साइबर सिक्योरिटी दुनिया को हिला के रख दिया। ये कोई एक सर्वर नहीं था, ये कोई एक नेटवर्क भी नहीं था, ये कोई एक एजेंसी भी नहीं थी। अटैकर ने महीनों से यूएस मिलिट्री, नासा, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद थे। ये सारी फाइलें पढ़ रहे थे, डॉक्यूमेंट्स भी कॉपी कर रहे थे, सेंसिटिव रिसर्च को भी देख रहे थे, और सबसे डरावनी बात, उन्हें किसी की पकड़ से दूर रहने की मास्टरी थी। ये किसी सर्वर तक पहुंचते थे, अटैकर पहले ही आगे बढ़ चुके होते हैं। उनके रास्तों में दर्जनों कॉम्प्रोमाइज सिस्टम थे, एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक, एक देश से दूसरे देश तक, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक। एफबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। लेकिन समस्या ये थी कि इंटरनेट अभी नया नया था। साइबर फॉरेंसिक लगभग शुरुआती दौर में नहीं था। थ्रेट इंटेलिजेंस नाम की सर्विसेज भी अभी डेवलप हो रही थी। फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने सारे लॉग्स को जोड़ा, कनेक्शन सारे ट्रेस किए, नेटवर्क पाथ को एनालिस किए, और धीरे धीरे एक ऐसा पैटर्न उभर के आने लगा जिसने स्टेट सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर को हैरान करके रख दिया। ठीक है, ये केवल स्पाइंग नहीं था। क्या ये आने वाला कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी हो रही थी? ये दुनिया में पहली बार किसी ने किया हुआ था। नेशन स्टेट साइबर ऑपरेशन का ये सामान्य रूप से अंदाजा नहीं था, और इस चीज को अंजाम दिया अटैक करके। उनका नाम था मूनलाइट मेज। अब थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसके बारे में चेक करते हैं। 1998 का समय आज की दुनिया से बिल्कुल अलग था। इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था। ऑर्गेनाइजेशन पहली बार अपने इंटरनल नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे थे। मिलिट्री नेटवर्क, रिसर्च लैब्स, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट एजेंसियां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के शुरुआत के दौर में इनिशियली स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन सिक्योरिटी ये बहुत पीछे छूट चुकी थी। फायरवॉल इंस्टॉल किए हुए थे, कॉन्फ़िगर भी किए हुए थे, लेकिन वो सिक्योरिटी लिमिटेड थी। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम अभी डेवलप हो रहे थे। थ्रेट हंटिंग लगभग ना के बराबर थे। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट था कि उनके नेटवर्क सेफ इनफ है। इसी समय कोल्ड वॉर की समाप्ति की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन जियोपॉलिटिकल कंपटीशन खत्म नहीं हुआ था। अब इंफॉर्मेशन ही एक ताकत बन चुकी थी। जो देश रिसर्च, डेटा, मिलिट्री प्लानिंग, एरोनॉटिक्स, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस तक पहुंच सकता था, उस देश को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कंपटीशन जल्द ही साइबर स्पेस में पहुंच जाने वाली है, और यहीं से पूरी कहानी बदल भी जाती है। जो भी अटैक हुआ था, किस तरह से अटैक हुआ था, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ शेयर करने की ट्राई करूंगा। मूनलाइट मेज कोई एक दिन का अटैक नहीं था। ये एक लंबा साइबर स्पाइंग कैंपेन था, जो कम से कम 98 में तो सामने आया। कब से चल रहा था वो तो पता ही नहीं था, पर 1998 में तो ये सामने आया।
लेकिन इन्वेस्टिगेटर का मानना था कि ये सारी गतिविधियां 1998 के पहले से शुरू हो चुकी है। अटैकर्स जो थे उनका एम डिस्ट्रक्शन करना नहीं था, हैकर सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे, ये कोई रैंसम फिरौती भी नहीं मांग रहे थे, केवल ये इंफॉर्मेशन चाहते थे। कौन सी इंफॉर्मेशन? जैसे कि सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, मिलिट्री रिसर्च पेपर्स, मैपिंग डेटा, सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन, वेपन्स की रिसर्च, डिफेंस की प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स, नासा के रिसर्च की फाइल्स। ये ऑपरेशन महीनों तक चला, कई गवर्नमेंट नेटवर्क इन्फेक्टेड हुए। इन्वेस्टिगेटर को एहसास हुआ कि ये एक सामान्य साइबर क्राइम नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस कलेक्शन जैसा दिखाई दे रहा है। और यही कारण था कि मून लाइट मेज को साइबर स्पाइंग इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक गिना जाता है। सो सबसे लंबा स्पाइंग किया था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे इसके बारे में भी थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दूंगा। मून लाइट मेज, उसके अंदर अटैकर की रियल आइडेंटिटी पब्लिकली रूप से अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। अब किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेंट्स को कंफर्म किया कि हो सकता है ऐसा, कौन से डिपार्टमेंट ने साबित करके दिखाया? एक था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी टर्म्स, दूसरा था एफबीआई, तीसरा था नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जिसको हम एनएसए बोलते हैं, उसके बाद था डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एनालिसिस और नासा सिक्योरिटी पर्सनल्स। एयरफोर्स इंफॉर्मेशन और वेलफेयर स्पेशलिस्ट ने भी ये कंफर्म किया था कि इन अटैकरों की जानकारी पब्लिकली हम गैदर नहीं कर सकते हैं। सस्पेक्ट में किस तरह से आए ये लोग? इंटेलिजेंट असेसमेंट ने रशियन ओरिजिन की संभावना जताई कि ये अटैक शायद रशिया से हुआ हो सकता है, रशियन हैकर का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से पब्लिकली कंफर्म आज की डेट में भी हुआ नहीं है। जो भी केस उन्होंने क्रैक किया उसमें एंड टू एंड सर्वर को ट्रैक करते हुए उनका एंड पॉइंट रशिया तक पहुंचा था, इसलिए वो मानते थे कि रशिया हो सकता है। रिसर्च की गई, साइबर रिसर्च और गवर्नमेंट एनालिसिस ने इस ऑपरेशन को इस लेवल पे एनालिसिस किया और किस शुरुआती नेशन स्टेट साइबर स्पाइंग कैंपेन में से एक माना गया। अब तक की टाइमलाइन मैं आपको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले 1990 के अंत में इनिशियल इंस्ट्रूशन शुरू होने का संकेत। 1998 में सस्पिशियस की एक्टिविटी पहली बार डिटेक्ट हुई। मिड 1998 में मल्टीपल गवर्नमेंट नेटवर्क में अनऑथोराइज एक्सेस मिला। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई। डिस्कवरी फेज, अटैक इंफ्रास्ट्रक्चर कई देशों के सर्वर के माध्यम से ट्रेस हुआ, बहुत अलग अलग जगह पे सर्वर रखे गए थे। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेटर्स ने अटैकर्स की गतिविधियों को समझने के लिए स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग शुरू की। एट्रीब्यूशन एफर्ट्स, फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेलिजेंस इंडिकेटर्स एनालिसिस भी किए गए। पब्लिक अवेयरनेस, मूनलाइट मेज साइबर सिक्योरिटी का इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण केस बन गया, क्योंकि ये सालों तक साइलेंटली स्पाइंग कर रहे थे जिसके किसी को भनक भी नहीं थी। अब टारगेट की अगर बात करें तो अटैकर ने ऐसे टारगेट चुने जिनकी इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखती थी। जैसे कि किसकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू ज्यादा रहती थी? नासा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, मिलिट्री रिसर्च सेंटर्स। व्हाई दे आर टारगेटिंग दिस डिपार्टमेंट? क्योंकि इन डिपार्टमेंट के पास केवल डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनके पास फ्यूचर की मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी जुड़ी हुई थी और वो इंफॉर्मेशन भी उनके पास मिल सकती थी। कल्पना कीजिए यही कोई देश आपके रिसर्च प्लान, डिफेंस स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम को चुपचाप से पढ़ रहा है, तो बिना एक भी गोली चलाए या बिना कोई मिसाइल उड़ाए फ्री की इंफॉर्मेशन से वो आपके देश की अर्थव्यवस्था, मिलिट्री, सिक्योरिटी सारी चीजें खराब कर सकता है।
क्योंकि इंफॉर्मेशन ही सब कुछ होता है। अब इनको इनिशियल एक्सेस कैसे मिला? मूनलाइट मेज के दौरान उपयोग किए गए सभी एंट्री मेथड फुल्ली पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एक साइन मिला है कि अटैकर ने वुल्नरेबल सिस्टम का फायदा उठाया। उस समय कई यूनिक्स सिस्टम और नेटवर्क सर्विसेज में सिक्योरिटी वीकनेस काफी मौजूद थी। अगर सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये ऐसे सर्वर थे जिसमें काफी पुराने सॉफ्टवेयर रन किए जा रहे थे जो कि एक्सपायर हो चुके थे। दे आर नॉट अपडेटेड अटैकर्स इनकी कमजोरियों को ही फाइंड किया और फिर अनऑथोराइज एक्सेस ले लिया। एक बार अंदर आने के बाद उन्होंने एक्सेसिव क्रेडेंशियल और एक्सेस पाथ खोजने की शुरुआत भी की। एक्सेसिव मतलब कि भाई इनके जो बॉस है, इनके जो ऊपरी अधिकारी है, उनके क्रेडेंशियल अगर मुझे मिल जाते हैं उसको बोलते हैं एक्सेसिव क्रेडेंशियल। ठीक है, मैनेजर के पास बड़ा डेटा का फाइल होता है तो उसका एक्सेस उनको चाहिए था। अब इनकी मेथोडोलॉजी किस तरह से काम कर रही थी? किसी भी प्रोफेशनल स्पाइंग ऑपरेशन की तरह मूनलाइट मेज भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना शुरू कर चुका था। अटैकर ने पब्लिकली एक्सेसिबल सिस्टम का मॉनिटरिंग किया, कौन सा सर्वर इंटरनेट पे मौजूद है वो उन्होंने ढूंढा, कौन सी सर्विस वो सर्वर के ऊपर प्रॉपर चल रही है उसका भी उन्होंने मॉनिटरिंग किया, और किस वर्जन के सॉफ्टवेयर यूज हो रहे वो सर्वर पे उसका भी उन्होंने स्पाइंग किया। अगर सरल शब्दों में मैं बता दूं तो ये टारगेट की स्पाइंग करने की पूरी डिटेल रिपोर्ट ये बना के बैठे हुए थे, इसलिए उनको एग्जैक्ट चीज पे अटैक करना उनके लिए बहुत आसान हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लॉयटेशन। अब वुल्नरेबल सिस्टम तो मिल चुके थे इन लोग को। ओके, अटैकर ने सिक्योरिटी वीकनेस का फायदा उठा लिया। इस एक्सप्लॉयटेशन को कहा गया वुल्नरेबल एक्सप्लॉयटेशन। ये एक फेज था जहां अटैकर किसी भी वीकनेस का यूज करके सिस्टम के अंदर एंट्री कर रहा था। कोई सिस्टम में सॉफ्टवेयर आउटडेटेड थे, कोई सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड थी, तो हर चीज के अंदर एंट्री इनके लिए आसान हो गई। क्रेडेंशियल का कलेक्शन किस तरह से किया इन लोगों ने उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक बार अंदर पहुंचने के बाद, सर्वर के अंदर पहुंचने के बाद अटैकर केवल एक अकाउंट पर डिपेंड नहीं रहे, उन्होंने एक्सेसिव क्रेडेंशियल की खोज की, लाइक पासवर्ड, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ट्रस्ट रिलेशनशिप। इससे उनको मल्टीपल सिस्टम को रीच आउट करने का सबसे आसान तरीका मिल गया। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से शेयर किया तो वो ट्रस्ट लेवल पे चलता है। अब एक सिस्टम को उन्होंने अटैक करके हैक कर लिया तो नेटवर्क के थ्रू दूसरी सिस्टम को भी वो इजीली कैप्चर कर पा रहे थे। तो प्रीविलेज एस्केलेशन किस तरह से था? साधारण यूजर एक्सेस सफिशिएंट नहीं था, अटैकर्स एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस चाहते थे। प्रीविलेज एक्सेलेशन का मतलब क्या होता है? लिमिटेड राइट टू टॉप ऑर्डर राइट। बेसिक यूजर से एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर तक के सारे राइट्स उनको चाहिए थे, और ये इसलिए उनको चाहिए थे कि उनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तक पहुंचाने के लिए सबसे मेन था ये क्रेडेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का। लेटरल मोमेंट क्या थी? अब अटैकर ने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। यह बिल्कुल किसी इमारत के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के जैसी बात हो रही थी, और इसी को बोलते हैं लेटरल मोमेंट की डेफिनेशन। और मूनलाइट में साइबर अटैक्स में ये सबसे इफेक्टिव मूव उनके लिए था। एक सर्वर से दूसरे सर्वर, दूसरे सर्वर से तीसरे सर्वर, कंट्री टू कंट्री सर्वर कॉन्फ़िगर किए हुए थे। डेटा कलेक्शन क्या है? डेटा कलेक्शन अटैकर का मुख्य उद्देश्य इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना ही था कि भाई सारी इंफॉर्मेशन ले लो, अपन जीत जाएंगे। अटैकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही ढूंढ रहे थे। किस तरीके के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे थे? रिसर्च फाइल, मिलिट्री डेटा, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन और सारे ही सारे स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डेटा एक्स फिल्ट्रेशन की बारी इसके बाद आई। डेटा एक्स फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि चुराए गए डेटा को टारगेट नेटवर्क से बाहर निकालना। इन्वेस्टिगेटर का यह भी मानना था कि अटैकर ने वेरियस इंटरमीडिएट सिस्टम का यूज करके
अपनी सारी एक्टिविटी को छिपा के रखा, हाइड करके रखा। मल्टीपल सर्वर से एक्सेस कर रहे थे, एक सर्वर को पकड़ो तो दूसरे सर्वर से एक्सेस कर रहे थे, तो उनकी आइडेंटिटी बहुत ही सिक्योर थी। प्रॉक्सी चेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट खेल इन्होंने खेला था। मूनलाइट मेज का सबसे की एस्पेक्ट प्रॉक्सी चेनिंग ही था। अगर सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अटैकर सीधे अपने सिस्टम से अटैक नहीं कर रहे थे, वो कोई कॉम्प्रोमाइज सिस्टम के थ्रू ट्रैफिक को भेज रहे थे। जैसे मैंने बोला, एक सर्वर को अगर आपने ट्रैक कर लिया है तो दूसरे सर्वर से भी वो एक्सेस कर रहे थे। इसमें इन्वेस्टिगेटर को एक्चुअल सोर्स तक पहुंचने में काफी भटकना पड़ा। ठीक है, किस किस टाइप के टूल्स यूज हुए थे यहाँ पे उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है। देखो, पब्लिक इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड। ठीक है, पब्लिक में जो भी इंफॉर्मेशन बांटी गई है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर ने थोड़े बहुत क्लूज यहाँ पे छोड़े थे कि अटैकर ने यूनिक्स यूटिलिटीज, लिनक्स का एक पार्ट है यूनिक्स यूटिलिटीज, रिमोट एक्सेस टूल्स, क्रेडेंशियल कलेक्शन टेक्निक्स और नेटवर्क रिले इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया था। स्पेसिफिक टूल की लिस्ट पब्लिकली डोमेन में आज तक की डेट में पब्लिश नहीं की हुई है, और ये जो 2-3 टूल्स मैंने आपको बताए उसकी मदद से उनको काफी फायदा हुआ था। मूनलाइट मेज पूरी तरह से ऑटोमेटेड ऑपरेशन बिल्कुल नहीं था। इसमें कई इंडिकेटर्स बताते हैं कि इसमें ह्यूमन ऑपरेटर सक्रिय रूप से शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट की है, उन्होंने टारगेट्स चुने, डॉक्यूमेंट्स खोजे, नेटवर्क में नेविगेशन किया, एक्सेस बनाए। पूरा एक्सेस जोन था वो उन लोगों ने बना के रखा था। इससे पता चलता है कि ऑपरेशन के पीछे स्पेसिफिक इंटेलिजेंट ऑब्जेक्टिव थे, और ये किसी रैंडम हैकर का काम नहीं हो सकता है, जिसको हम सरल भाषा में बोलते हैं इनसाइड पर्सन इंफॉर्मेशन लीकिंग। ओके, इन्वेस्टिगेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। यही से कहानी डिटेक्टिव थ्रिलर जैसी बन जाती है। इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स सिक्योरिटी एनालिसिस लॉग देख रहे थे, तब हर नेटवर्क कनेक्शन किसी दूसरे सर्वर तक पहुंचता, और फिर किसी और सर्वर तक, और उसके बाद और कोई सर्वर तक। तो ये जैसे मानो कि कोई डिजिटल भूल भुलैया हो गई थी इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर ने पैकेट्स को एनालिस किए, नेटवर्क लॉग कोलैबोरेट किए, एक्सेस पैटर्न का पूरा डिटेल स्टडी किया, और धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि ये एक बड़े कोऑर्डिनेट कैंपेन का सामना कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी एट्रीब्यूशन, क्योंकि अटैकर ने कई देशों से सिस्टम का उपयोग किया था। हर नया क्लू इन्वेस्टिगेटर को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर ने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट स्थापित कर लिया था कि ये कोई साधारण इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम के थ्रू हैकिंग नहीं हुई है। ये एक सोचा समझा प्लान साइबर स्पाइंग अटैक था, जो सिर्फ स्पाइंग करेगा जब तक पकड़ा ना जाए। जितनी भी गवर्नमेंट फाइल है उसको चुराओ, इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करो और देश को डुबाओ। कंफर्म फैक्ट भी कुछ माने जाते हैं कि मल्टीपल गवर्नमेंट नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हुए थे, ऑपरेशन लंबे समय तक चला था, और स्पाइंग एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट था। ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये केस में मानी जाती है। मूनलाइट मेज का सबसे बड़ा नुकसान डेटा एक्सप्लोजर था। द affected intrusion like Department of Defense, NASA, Department of Energy, Department of Contractor चोरी किए हुए डेटा की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिकली डोमेन में आज तक अवेलेबल नहीं है। फाइनेंशियल लॉसेस के आधारित अमाउंट भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं की हुई है। वैसे नुकसान तो लाखों करोड़ का ही हुआ था, पर पब्लिक डोमेन में मेंशन कहीं भी नहीं है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा गंभीर बन चुका था। कई एक्सपर्ट ने यूएस साइबर डिफेंस के लिए ये सबसे बड़ा वेकअप कॉल भी घोषित कर दिया था कि अब तो जाग जाओ, साइबर अटैक्स हो रहे, इंफॉर्मेशन चोरी हो गई, तुम्हारे देश की इंफॉर्मेशन दूसरे देश के पास पहुंच गई। ठीक है, तो लीगली अगर इसका यूटर्न अगर देखा जाए तो मूनलाइट मेज के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई क्रिमिनल प्रोसीजन नहीं है।
अटैकर की पहचान पब्लिकली नहीं हुई, इसलिए अटैकर को अरेस्ट से संबंधित कोई भी जानकारी आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगी। हालांकि इस घटना ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्ण भूमिका निभाई गई। ये अटैक के बाद गवर्नमेंट ने गुड मॉर्निंग कर ली और उन्होंने बोला कि भाई सिक्योरिटी बढ़ाओ, ये तो साइबर वेरफेयर वॉर शुरू हो जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई, देश ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। टेक्नोलॉजी भी काफी इम्पैक्ट हुई। मूनलाइट मेज के बाद साइबर सिक्योरिटी दुनिया बदलने लगी। ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी थी उन्होंने महसूस किया कि प्राइमरी सिक्योरिटी इनफ नहीं होती है। इसके रिजल्ट क्या थे? लाइक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसका सही से उपयोग करना सीखा। थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोग्राम को भी काफी हद तक डेवलप करने की स्टार्टिंग हो गई। 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए गए। गवर्नमेंट और सर्ट कैपेबिलिटी इंप्रूव हुई। इंसिडेंस रिस्पांस फ्रेमवर्क पर इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा। साइबर डिफेंस को नेशनल सिक्योरिटी इश्यू माना जाने लगा। कई एक्सपर्ट मूनलाइट मेज को आधुनिक साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्न भी मानते हैं कि अच्छा हुआ ये अटैक हुआ, इसकी वजह से अब सिक्योरिटी मैकेनिज्म काफी हद तक अपग्रेड होंगे। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी लेसन्स थे। थोड़े बहुत लेसन ये स्टोरी में से जो मुझे सीखने मिले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कौन कौन से लेसन सीखे। किसी नेटवर्क को पूरी तरह से सिक्योर मानना एक खतरनाक और बेवकूफी भरा काम है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग आवश्यक है। अटैकर्स महीनों तक छिपे रहे थे, ये भी एक सच्चाई थी। पैच मैनेजमेंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो यहाँ बिल्कुल नहीं थी। पुराने सिस्टम अक्सर एंट्री पॉइंट के लेवल पे यूज किए जाते हैं। लॉग एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। मूनलाइट मेज इन्वेस्टिगेशन लॉग्स पर ही डिपेंड थी। नेटवर्क सेगमेंटेशन मैंडेटरी है बिकॉज एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आपके नेटवर्क के अंदर जितनी भी सिस्टम है वो सारी की सारी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और लास्टली थ्रेट इंटेलिजेंट भी सिक्योर होने लगा। साइबर स्पेस में पहचान छुपाना बहुत ही आसान होता है। स्पाइंग हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। कभी कभी सबसे खतरनाक अटैक वही होते हैं जिसे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा होता है। इनसाइडर लेवल विजिबिलिटी आवश्यक है। नेशनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये मूनलाइट मेज ने क्लियर करके दिखा दिया। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मुझे भी थोड़े काफी इंटरेस्टिंग लगे थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये साइबर कहानी में से। मूनलाइट मेज को अक्सर शुरुआती नेशन स्टेट साइबर कैंपेन में गिना जाता है। अटैकर्स ने महीनों तक ये कैंपेन चलाया, वो भी साइलेंटली। अटैकर ने मल्टी होप इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया। अलग अलग देश में अलग अलग सर्वर, उसको मल्टी होप बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन कई एजेंसियों ने मिलकर की। नासा भी एज ए टारगेट उनके लिस्ट में सबसे टॉप पे शामिल था। डिफेंस रिसर्च डेटा इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। एट्रीब्यूशन आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये ऑपरेशन आधुनिक साइबर स्पाइंग का स्टार्टअप एग्जाम्पल बन चुका था। इसने साइबर डिफेंस फंडिंग को बढ़ाने में काफी हद तक इसकी भूमिका रही। थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोग्राम को डेवलपमेंट की स्पीड मिली। जब कोई अटैक होता है तब ये सारी चीज एक डेवलपमेंट लेवल पे फास्टली बढ़ती है, चाहे किसी भी देश की गवर्नमेंट हो। ओके, उसके बाद है ये अटैक डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन को ध्यान में रख के किया गया था। ये हमेशा याद रखना। मूनलाइट मेज स्पाइंग अटैक था, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए किया गया एक स्पाइंग साइबर अटैक था। ऐसा अटैक का साइबर हिस्ट्री में इसका एक बहुत ही विशेष, अपन बोलते हैं ना, रैंकिंग लेवल पे टॉप 3 में आता है उस जमाने के हिसाब से, कि ये अटैक काफी चर्चित रहा। अब ये पूरी स्टोरी का अगर मैं शॉर्ट कंक्लूजन अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो मूनलाइट मेज केवल एक साइबर अटैक नहीं था, ये एक वार्निंग थी। ऐसा एक टाइम जिसने दुनिया को दिखाया कि भविष्य से अटैक केवल जमीन, समंदर और आकाश में नहीं लड़े जाएंगे बल्कि नेटवर्क के अंदर भी साइबर अटैक के थ्रू वॉर्स हो सकती है। इस ऑपरेशन ने साबित किया कि एक एक्टिव अटैकर
बिना कोई ब्लास्ट करे, बिना किसी मिलिट्री वॉर करे और बिना किसी अनाउंसमेंट के आपके राष्ट्र की संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ी और डरावनी बात यही रही कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुए। सबसे डरावनी बात यही भी थी कि अटैकर लंबे समय तक इनविजिबल रहे। उन्होंने दिखाया कि साइबर स्पेसिंग का असली हथियार मालवेयर और वायरस बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिगेशन के साथ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करके मिलिट्री के अंदर एंटर होना और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, वो भी उसका हिस्सा होता है। तो कहीं ना कहीं उनके रूट्स इन शुरुआत की घटनाओं तक पहुंचते हैं। जो भी सिक्योरिटी डेवलप हुई है आज के लेवल पे, इनके रूट्स कहीं ना कहीं नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी सिक्योरिटी इतनी अपग्रेड हुई है। कई बार सबसे खतरनाक हमले वही होते हैं जो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक हमला वो होता है जो चुपचाप आपकी सारी जानकारी पढ़ते रहते हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। ये होता है सबसे डेंजर हमला। तो वीडियो के आखिर में मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको मूनलाइट मेज की ये साइबर सिक्योरिटी की डॉक्यूमेंट्री अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी केस स्टडीज आप तक पहुंचाते रहेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मूनलाइट मेज वास्तव में पहला बड़ा नेशन स्टेट साइबर स्पाइंग ऑपरेशन था, या इससे पहले भी कई ऑपरेशन हो चुके थे कि जो इन्वेस्टिगेटर डिटेक्ट नहीं कर पाए, या तो स्पेसिफिक कंट्री उसको पब्लिक डोमेन तक ला नहीं पाई। तो और याद रखिए सबसे आखिरी बात कि साइबर वेलफेयर की सबसे खतरनाक लड़ाई जो भी होती है वो अक्सर दिखाई देती नहीं है। जो पब्लिक डोमेन में आती है वो पूरी 100% इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आती है। चैनल और हमारी वेबसाइट से कोई भी प्रमोशन कॉल आते नहीं है। जो भी डेटा है वो सब फ्री में मिलता है। यूज़ करो, पढ़ो, लिखो, एंजॉय करो और इंटेलिजेंट बनो। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।